आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है Yes, सर। sir. एक मिनट से पहले पॉज करता हूँ। Yes, sir. यस सर। डिस्कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, चलो। लास्ट क्लास में वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मिरर बता रहा था, स्फेरिकल मिरर बताया था ना आप लोगों को लास्ट क्लास में। तो बोलो। लास्ट क्लास में स्फेरिकल मिरर किया था? No, sir. नहीं किया था? किया था। यही तो किया था, देखना लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास का नोट्स भी यहीं पे होगा मेरे पास। याद है कुछ? तो ये सब क्या था? स्फेरिकल मिरर ही था, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है सबको? लास्ट क्लास में ऐसा कुछ किया था? यस सर। ऐसे ही आप लोगों को स्कूल में रिफ्रैक्शन भी पढ़ना होगा, याद है? यस। इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। When light rays changes their direction while passing from one transparent medium to another. वन मीडियम टू अनदर में लाइट रे अपना डायरेक्शन चेंज करता है, लेकिन बट अगर नॉर्मली पास करे तो चेंज नहीं भी करता है ना? सर जब मीडियम चेंज होता है तो डायरेक्शन भी चेंज होता है। नहीं, कहाँ? अगर नॉर्मली पास करे तो कहाँ चेंज होता है? नहीं चेंज होता डायरेक्शन ना। हाँ सर, नॉर्मली पास हो तो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये डेफिनेशन सही नहीं है ना? एक वर्ड है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मालूम है? यस सर। यस सर। क्या होता है? Sir, the speed of light in the medium. Speed of light in a medium. सो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सो मैथमेटिकली इसको ऐसा लिखते हैं, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। ये तो मालूम होगा सबको। यस सर। तो ये पक्का है कि लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसकी स्पीड चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होगा, इसकी गारंटी नहीं है। ये बात समझ आया? यस सर। बोलो। यस सर। यस सर। वेवलेंथ क्या होता है? Distance traveled by. Distance between crest and trough. तो वेवलेंथ के टर्म में अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करें तो क्या लिखेंगे? वेवलेंथ इन वैक्यूम अपॉन वेवलेंथ इन मीडियम। यस सर। ये लिखेंगे ना।
मतलब वेवलेंथ भी चेंज होता है ना। तो मीडियम चेंज होने से क्या चेंज नहीं होता है ये बताओ। सर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चेंज, वेरी गुड। सर क्यों चेंज नहीं होता है फ्रीक्वेंसी? कोई आइडिया है? नो सर। नहीं। लाइट कैसा वेव है मालूम है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी क्या होती है? या किसी भी वेव की एनर्जी होती है E इंटू सॉरी E इज इक्वल टू, अगर याद आएगा तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, एच सी बाई लैम्डा, ऐसा पढ़े हो? या एच टाइम्स फ्रीक्वेंसी? नो सर। नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। नहीं पढ़े हैं तो कोई जल्दबाजी नहीं, बाद में पढ़ेंगे ये एलिमेंट। अभी सिर्फ ये याद रखो कि लाइट रेज ड्यूरिंग प्रोपगेशन from one medium to another changes its first speed, फर्स्ट सेकेंड जानबूझ के लिख रहा हूँ ताकि याद करने में आसानी हो, एंड सेकेंड वेवलेंथ, keeping frequency constant। ठीक है, ये याद रखो कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है और स्पीड और वेवलेंथ चेंज होता है। वो कांस्टेंट क्यों रहता है फ्रीक्वेंसी? हाँ, वही बता रहा था कि एनर्जी के टर्म में किसी भी वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी होती है प्लैंक कांस्टेंट h मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से अनलेस लाइट कोई वर्क नहीं करेगा तब तक उसकी एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए, बट स्पीड चेंज होती है। तो E इज इक्वल टू, ये जो मैं लिखने के बाद इरेज कर लिया वो ऐसा होता है, E इज इक्वल टू h टाइम्स फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को हम लोग v बाई लैम्डा लिखते हैं ना। यस सर। तो एनर्जी कांस्टेंट रखना है अगर, तो v और लैम्डा को उसी रेशियो में चेंज होना होगा। हाँ सर। है ना? अच्छा, और क्या कह रहा था भूल गया मैं तुम लोगों को। दूसरा ये समझो एक चीज और, सर फ्रीक्वेंसी को एक बार डिफाइन करो। फ्रीक्वेंसी का तो एक्चुअल डेफिनेशन है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड। जैसे अगर कोई डिस्टरबेंस मान लो ऐसे प्रोपगेट कर रहा है तो ये सीरीज ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ बनाता चलेगा, है ना? यस सर। तो एक सेकेंड में वेव पल्स कितनी बार अपने मैक्सिमम से मिनिमम आएगा, एक ऑसिलेशन कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस होंगे, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, तो अगर एक ट्यूनिंग फोर्क साउंड का एग्जांपल लें अगर, या इसका ही एग्जांपल ले लो, मान लो मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, तो मेरे बोलने से क्या होता है, इसे तो 11th-12th में आराम से पढ़ाऊंगा कि सामने जो एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में एक डिस्टरबेंस मैंने प्रोड्यूस किया इन टर्म्स ऑफ प्रेशर डिफरेंस। ये डिस्टरबेंस में
आपके पास प्रोपेगेट करके पहुंचा वो डिजिटल एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में, तो आप सुने। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मीडियम में एक डिस्टरबेंस प्रोड्यूस कर रहा हूँ, उस डिस्टरबेंस को वेव कहते हैं। तो मेरे बोलने की जो भी स्पीड है, आपको अब वही स्पीड सुनाई दे रही है। इसका मतलब है कि मेरे मुंह के सामने जो मीडियम है उसमें डिस्टरबेंस जो क्रिएट हो रहा है, उसमें अगर 10 बार हाई लो हो रहा है तो आपको भी 10 बार ही सुनाई देगा, न कम न ज्यादा। तो ये नंबर ऑफ आई मीन टाइम्स ये क्रेस्ट और ट्रफ का जो फॉर्मेशन होता है 1 सेकेंड में, उसको हम लोग उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। Okay, sir, understood. ठीक है। हाँ, मैं ये कह रहा था, कभी कभी सुनते होगे रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम, ये सब Sir, क्या होता है? मान लो किसी मीडियम में लाइट की स्पीड v1 है और दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड v2 है और v1 v2 से ज़्यादा है, तो हम लोग किस मीडियम को रेयरर बोलेंगे और किसको डेंसर बोलेंगे? V1 को V1 rarer और rarer. V2 को denser. V1 rarer, V2 denser. हाँ, देन मीडियम 1 इज rarer with respect to 2. ठीक है। अच्छा, कॉमन सेंस से देखो, अगर v1 v2 से ज्यादा हो गया, इसका या इसी को हम कह सकते हैं, इसी में और भी, इसी को हम ये कह सकते हैं कि मीडियम 2 इज डेंसर विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। आई बात समझ में? Yes, sir. इसी का मतलब ये भी हो गया कि μ1 और μ2 में कौन छोटा है कौन बड़ा है? अगर v1 v2 से ज्यादा है तो μ1 μ2 से कम होगा ना? Yes, sir. पक्का? इसी का मतलब हो गया λ1 λ2 में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा? v और लैम्डा तो सेम रेशियो में होता है ना, तो λ1 ग्रेटर देन λ2। समझे? Yes, sir. तो ये हो गया रेयरर डेंसर का कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट आपको एक्चुअल में याद रह जाए, इसके लिए कोशिश करता हूँ आपको समझाने की दूसरे तरह से, जो फैक्ट भी है। v1 ग्रेटर मतलब मीडियम 2 डेंसर है। 1 मिनट ध्यान से देखो, सब लिखने को टाइम दूंगा, घबराओ मत। सपोज कोई एक डिस्टरबेंस है ऐसा, कोई एक, जस्ट एग्जांपल के लिए, कोई एक डिस्टरबेंस ऐसा है जो मीडियम 1 में ट्रेवल कर रहा है। ऊपर जो 1 2 मीडियम दिया है वही वाला मीडियम। यही डिस्टरबेंस जब मीडियम 2 में जाएगा, यही डिस्टरबेंस जब मीडियम 2 में जाएगा ना, तो ये कंप्रेस हो जाएगा अगर मीडियम 2 डेंसर है तो। मीडियम 2 डेंसर है, मीडियम 1 रेयरर है। थोड़ा और आपको समझ में आए तो और ऐसा कर देते। तो ये जो डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट एंड ट्रफ था, जैसे इसमें ये था ना 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, ये लैम्डा था, ये लैम्डा यहाँ पर छोटा हो गया।
डेंसर मीडियम में जब वेव जाता है ना तो वो कंप्रेस हो जाता है। यही अगर रेयरर मीडियम में वेव ऐसे ही जा रहा था, ऐसे ही ट्रेवल कर रहा था, यही वेव जब, तो इसकी स्पीड भी कम हो गई, स्पीड v1 थी, इसकी v2 हो गई, स्पीड भी कम हो गई और इसका वेवलेंथ भी कम हो गया। समझने के लिए सुनो ध्यान से। जैसे मान लो तुम ऐसे जगह से गुजर रहे हो जहाँ की डेंसिटी ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो मान लो तुम खाली हाईवे पे वॉक कर रहे हो या ग्राउंड में वॉक कर रहे हो जो खाली है, तो उस केस में तुम्हारा स्पीड भी ज़्यादा होगा और तुम्हारा फुट लेंथ भी ज़्यादा होगा। यस सर। लेकिन यही अगर तुम मान लो स्टेशन पे ट्रेवल कर रहे हो जहाँ बहुत भीड़ है, तो तुम्हारी स्पीड भी कम हो जाएगी और तुम्हारे फुट लेंथ भी छोटे होते जाएंगे अगर बहुत क्राउडेड है तो। यस सर। तो गोइंग बाय दैट लॉजिक, ये जो वेवलेंथ है ये फुट लेंथ है यस सर। यस सर। और स्पीड तुम्हारे मोशन का स्पीड है। तो याद रखने में हमेशा कभी टेंशन नहीं होगा। व्हेनेवर अ लाइट वेव इज एंटरिंग इनटू डेंसर मीडियम, इट्स स्पीड डिक्रीजेस, its wavelength decreases and frequency remains same. Other way around, when light rays are going from denser to rarer medium, मतलब प्लेटफॉर्म से बाहर आ गए, your speed will increase, your foot length will increase, but in both way your energy will remain same, that is frequency will remain same. सर क्लियर है? में कुछ चेंज होता है? क्या एम्पलीट्यूड? क्या बोल रहे हो, जरा जोर से बोलो। सर एम्पलीट्यूड में कुछ चेंज होता है? एम्पलीट्यूड? हाँ, चलो अभी रहने दो, अभी तुम लोग 9th-10th में हो, इसके लिए अभी एम्पलीट्यूड में चेंज होता है, कैसे चेंज होता है बिना एनर्जी चेंज किए हुए, क्योंकि किसी भी बाउंड्री पर हर वेव का ट्रांसमिशन ही होता है, ऐसा नहीं है, रिफ्लेक्शन भी होता है, ट्रांसमिशन भी होता है, तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है, वो बड़े क्लास में पढ़ेंगे। सर इसका आप स्टेटमेंट जरा रिपीट कर सकते हो क्या? इसका ये इसका रेयर और डेंसन का आपने जो डायग्राम बनाया ना उसका। मैंने बोला whenever light ray is propagating from rarer to denser medium, its speed and wavelength decreases and vice versa। लिख देता हूँ, बोलोगे तो लिख देता हूँ। हाँ सर। Whenever a light ray travels from rarer to denser medium, its speed and wavelength decreases and vice versa। क्लियर है? यस सर। तो इसको पहले कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ो।
हो गया सबका लिखा हुआ? यस सर। आगे बढ़ूं? बोलो। सर हाँ, सर वेव्स का मास होता है पार्टिकल के जैसे। वेव डिस्टरबेंस है, डिस्टरबेंस का मास नहीं होता। मास में डिस्टरबेंस होता है, एटमॉस्फेयर में डिस्टरबेंस होता है। ओके ये लिख लिए सबने, आगे बढ़े? सर। हाँ, सर जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड बढ़ती है, राइट? हाँ। तो सर उसकी स्पीड बढ़ने के पीछे कुछ फोर्स तो लगाना पड़ता है ना, ऐसे कैसे नहीं, स्पीड ऑटोमेटिक? फोर्स क्या लगेगा? ये तो इंटरनल एनर्जी है। तुम जब चलते हो, बोला ना, जब तुम जैसे डेंसर मीडियम में चलते हो तो तुम्हारी स्पीड अपने आप कम हो जाती है, ऑब्स्टेकल ज्यादा है। जब रेयर मीडियम में चलते हो तो अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि ऑब्स्टेकल कम है। तो इसी को हम लोग कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन कहते हैं। सुनते होगे तुम लोग स्कूल में, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन सुना है यस सर। मीडियम पार्टिकल का। तो उसी तरह का वही डिस्टरबेंस जो पहले 1 मीटर में था, 0.5 मीटर में कंप्रेस हो गया है, जिसकी वजह से ये सब कहानी हुई। क्योंकि ये डिस्टरबेंस तो मटेरियल मीडियम में प्रोड्यूस किया गया ना। वो मटेरियल मीडियम अगर क्राउडेड होगा तो उसमें तुम्हारा डिस्टरबेंस कंप्रेस हो जाएगा। ओके सर। सर हम्म। सर जब वो एक लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो सर वो आपने बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, वो क्यों होता है सर? तो स्पीड कम हो जाएगी। म्यू म्यू का म्यू का क्या डेफिनेशन है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो जिसमें स्पीड ज्यादा होगा उसमें उसमें म्यू कम होगा ना। ओके सर। भाई साहब, फर्स्ट लाइन में ही देखोगे तो क्या है? म्यू इज सी बाई वी। सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 into 10⁸ कांस्टेंट है। तो यस अगर सर। म्यू ज्यादा है तो वी कम होगा ना। ओके सर, अंडरस्टूड। यस सर। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ चुके हो सब लोग? ये सबको आता होगा। यस सर। यस सर। तो उसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाते। जो आपको आता है पहले से, जहाँ कन्फ्यूजन नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाते। सीधे हम लोग काम की चीज़ देखते हैं। तो जैसे कोई लाइट रे ऐसे आया तो ये हुआ इंसिडेंट लाइट रे। इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, कहते हैं। इसको कहते हैं नॉर्मल। और ये इसके अंदर अगर ये लाइट रे मीडियम 2 में ऐसे चला गया तो ये हो गया रिफ्रैक्टेड लाइट रे, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। अब जो आपको आता है जस्ट वही आया नहीं, केवल उसमें जहाँ कैच है वो बता रहा हूँ। तो जो आपको आता है उसके हिसाब से ये है मीडियम 1, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और ये है मीडियम 2, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। फर्स्ट स्नेल्स लॉ के हिसाब से μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। ये मालूम है आप लोगों को? ये यही है ना स्नेल्स लॉ? सबको मालूम है? बोलो जल्दी हाँ या ना, तभी आगे बढ़ूं। यस सर। अच्छा,
तो यहीं से देखोगे इस स्नेल्स लॉ के हिसाब से, तो आपको क्या मिलेगा, साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन इंटू साइन आई, ऐसा होगा। सर μ1/μ2 नहीं है। हाँ 1/2, सॉरी आर लिखा है ना पहले, 1/2, 1/2 यही मिलेगा। यस सर। तो यहाँ से देखो तीन बातें हो सकती हैं। सपोज केस 1, अगर हमारा μ2 इज ग्रेटर देन μ1 है, तो μ2 ग्रेटर देन μ1 होगा, तो डेफिनेटली साइन आर इज लेस μ2 ग्रेटर देन μ1, लेस देन साइन आई होगा। ये रेशियो 1 से छोटा हो गया ना μ1/μ2 का। यस सर। तो यहाँ से एंगल आर लेस देन एंगल आई हो जाएगा। यस सर। तो आप लोगों को स्कूल में पढ़ाया गया होगा कि जब लाइट रे रेयर टू डेंसर मीडियम में जाता है तो उसकी टेंडेंसी नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड होने की होती है। Yes, यस sir. सर। तो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड तभी होगी जब आर एंगल आई से, क्योंकि एक्चुअल में लाइट रे ऐसे जा रहा था ना, तो एंगल आर अगर आई से छोटा है तो इसके नीचे ही आएगा, समझ रहे हो? बोलो। यस सर। सो जब लाइट रे μ2 डेंसर, μ2 ग्रेटर देन μ1 हो गया, मतलब मीडियम 2 इज डेंसर, 2 मतलब जिसमें लाइट जा रहा है, तो लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, then it will have tendency to bend toward normal because r is less than I। समझ आया? बोल भाई कुछ तो बता। ठीक Yes. उल्टा, अगर μ1 is greater than μ2, तो उस केस में खुद देखो यहाँ इसी फॉर्मूले से μ1 μ2 से ज्यादा है, μ1 μ2 से ज्यादा है, तो ये रेशियो 1 से बड़ा हो जाएगा, हो जाएगा Yes. μ1/μ2 का रेशियो। इसका मतलब है हम ये कह पाएंगे कि साइन आई μ1 ग्रेटर देन μ2, आर था पहले ना, हाँ, तो साइन आर इज ग्रेटर देन साइन आई, ऐसा बोल पाएंगे। मतलब एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल आई, ऐसा बोल पाएंगे। Yes, sir. मतलब इस केस में हम ऐसा बोलेंगे कि जब लाइट रे 1 इज ग्रेटर देन 2, मतलब डेंसर से रेयरर मीडियम में आया, Sir, L1 is sin R or sin I because in two cases, what is it? I'm not getting understanding it. व्हाट? So that L1 is it sin I or sin R? What is L1 it? कहाँ है बेटा? Where it is L1? So that is it mu1 or L1? μ1 μ2 है, L कहाँ से आ गया इसमें? No, sir, it was looking like L, so I asked it. So if angle R is greater than I, then definitely light ray must have went away from normal, isn't it? Yes, sir. तभी ये पॉसिबल है कि R I से ज्यादा हो। तो हम लोग पढ़ते हैं ना कि whenever light ray is traveling from denser to rarer medium, it will have tendency to move away from normal। Yes, sir. यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. ठीक है, तो इसको पहले यहाँ तक कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
Sir, can you explain Snell's law? स्नेल्स लॉ स्कूल में पढ़ा है कि नहीं, सही सही बताओ पहले। सर स्कूल में मतलब सिर्फ इतना है कि साइन आई अपन साइन आर इज कांस्टेंट, जो म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर, वो नहीं सिखाया है। वही सिखाया होगा, तुमने ध्यान नहीं दिया। सर नो, फ्रॉम सुनो, स्टेट बोर्ड में नहीं है वो। अरे विच एवर बोर्ड इट इज, बोर्ड चेंज होने से फिजिक्स थोड़ा चेंज हो जाएगा बेटा। नहीं सर नहीं, वो म्यू है ही नहीं हमारे टेक्स्ट बुक में, बिना साइन आई बाय साइन आर ही बिना है। म्यू बिना म्यू के रिफ्लेक्शन पढ़ा देगा? यस सर। ऐसा यस कैसे हो सर। सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो तुम्हारे में साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो ही म्यू है, क्योंकि उसमें लाइट रे मीडियम वन, एयर से किसी मीडियम में जा रहा है, तो एयर का म्यू वन हो गया। एयर का म्यू का वैल्यू वन है, इसीलिए बुक में ऐसा होगा कि साइन आई अपॉन साइन आर, सॉरी, साइन आई अपॉन साइन आर इज म्यू, ऐसा कुछ लिखा हुआ होगा। एनीवे छोड़ो उसको। As simple as this, whenever light ray is moving in any medium, in that case product of refractive index and sin theta is always constant. This is called Snell's first law. ठीक है, Snell's law है कि प्रोडक्ट ऑफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो प्रोडक्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन ऑफ एंगल, एंगल मतलब नॉर्मल और लाइट रे के बीच का एंगल, ये प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है किसी भी मीडियम में पूरे लाइट के प्रोपगेशन में। इसी को हम लोग स्नेल्स लॉ कहते हैं। तो व्हेन मीडियम कीप ऑन चेंजिंग, म्यू एंड साइन थीटा विल कीप ऑन चेंजिंग। तो म्यू वन साइन थीटा, इस केस में म्यू वन है, थीटा इज आई, तो म्यू वन इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन आर। आगे और भी कोई मीडियम होगा तो म्यू थ्री इंटू साइन ओके थीटा सर, अलग होगा। समझा सर। So this particular product of these two quantity is always constant. इसी को हम लोग स्नेल्स का फर्स्ट लॉ कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लाइट रे किसी भी मीडियम में ट्रेवल करे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन थीटा का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। इसको पहले कॉपी कर लो।
हो गया, आगे बढ़ूं? चलो, तो जितना हम लोग सीखे उतने के बेसिस पर ही कुछ क्वेश्चन करो, जैसे ये करो। डायग्राम में जो n दिख रहा है वो हम लोग जिसको म्यू लिखते थे वो n है, ठीक है? हाँ सर, हमारे टेक्स्ट बुक में n दिया है, कांस्टेंट इज इक्वल टू n दिया है। हाँ, एक ही बात है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। साइन आई क्या हो, साइन 60 डिग्री। एक मिनट, ध्यान से इसको देखो। 1 is equal to sin over sin r is 60 degrees.
डन। हो गया? हो गया? यस सर। बोलो। यस सर। आया आंसर किसी को? हाँ सर। क्या आर एंड आया? आर डैश 30 डिग्री है एंड एंगल ई 60 डिग्री है। अच्छा, वेरी गुड। देखते हैं, यहाँ और यहाँ रिफ्रैक्शन लिखेंगे तो 1 इंटू साइन 60 इज इक्वल टू √3 इंटू साइन आर। यही सिखाया है मैंने अभी। यस। यस तो सर। साइन 60 √3/2 इज इक्वल टू √3 साइन आर। तो यहाँ से दिख रहा है कि साइन आर इज इक्वल टू 1/2, यस तो सर। आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। अच्छा, ये जो ट्रायंगल है आपका, ये ट्रायंगल, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख रहा है, ये साइड और ये साइड इक्वल है रेडियस के बराबर। राइट। हाँ सर। तो इसका मतलब आर और आर डैश इक्वल होगा, है ना? तो आर डैश की वैल्यू भी 30 डिग्री होगी। और मैंने कहा था म्यू इंटू साइन थीटा कांस्टेंट होता है, तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो यहाँ 60 है तो ये भी 60 ही होगा, है ना? या ऐसे भी लिख सकते हो √3 साइन आर डैश इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ई, वैसे भी वही आएगा। समझ आया सबको कि नहीं? यस सर। यस किसी सर। को कोई डाउट है इसमें? सर टोटल डिविएशन ई होगा। टोटल डेविएशन भी निकालना, आप बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा वो मैंने देखा। टोटल डेविएशन बताओ कितना आया? देखो 60 था और ये 30 डिग्री हो गया, तो यहाँ पर 30 डिग्री डेविएट हुआ यस सर। क्लॉकवाइज, है ना? हाँ यस और सर। बेटा सर। यहाँ 30 था और फिर 60, तो फिर 30 डिग्री क्लॉकवाइज डेविएट हो गया। यस सर। यहाँ पर इधर जा रहा था तो ये एंगल 30 डिग्री था, तो फिर 30 डिग्री डेविएट हो गया। तो 30 डिग्री एक बार यहाँ डेविएट हुआ और 30 डिग्री एक बार यहाँ डेविएट हुआ, दोनों क्लॉकवाइज। तो टोटल डेविएशन कितना हो गया? 60 डिग्री। 60 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया टोटल डेविएशन 60 डिग्री। यस सर। 60 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। आगे बढ़ूं? यस एक सर। और क्वेश्चन। इसको कोशिश कीजिए।
बोलो, आया कुछ आंसर? साइन थीटा 20/9 आ हाँ सर। ये एंगल अगर थीटा है तो ऐसे लिखेंगे ना, म्यू इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1 इंटू साइन थीटा ए, ऐसा लिखा हुआ है। हाँ सर। यस तो यहाँ म्यू है 4/3 और यहाँ साइन थीटा है 3/5, है ऐसा? सर, वो -1 है तो मतलब 5/3 होगा ना। कहाँ -1 नहीं है, साइन इनवर्स बोलते हैं इसको बेटा। आई मीन अगर साइन रेस टू साइन शुक्र, अगर साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है तो ये तो आप नहीं जानते हो ना कि ये क्या है, इसका डिग्री। तो हाँ इसको सर। ऐसे लिखते हैं, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये सिंबल है इसका, ये मतलब नहीं -1 नहीं होता है। जैसे यहाँ 1/2 होता तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 लिखते, मतलब 30 डिग्री होता। समझे? ओके सर। तो यहाँ से हम लोगों को थीटा ए की वैल्यू मिल गई साइन इनवर्स 4/5, है ना? अच्छा, जिसको मालूम है उसके लिए ये 37 डिग्री होता है और ये 53 डिग्री होता है, बट उससे मतलब नहीं, आपके लिए ये आंसर है। आया समझ में? अरे इनवर्स वाला फिर से समझाओ ना। इनवर्स कुछ नया नहीं है। जैसे मान लो तुम लोग जितना डिग्री जानते हो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस सब के अलावा भी तो इनफाइनाइट एंगल होंगे 0 और 30 के बीच में। यस सर। जैसे मान लो तुमको साइन 30 1/2 मालूम है, मैं बोलूं 1/8 कितना होगा, तो तुम्हें थोड़ा ना पता है, उसके लिए तो टेबल देखना पड़ेगा। हाँ तो सर। या तो मैं कैलकुलेटर में टेबल देख के लिखूं, और नहीं तो उसको ऐसे लिखते हैं, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/8, मतलब वो वही एंगल है जिसके साइन थीटा का वैल्यू 1/8 है। अच्छा ओके सर। ठीक है, यस सर। चलो एक और करो। इसको कोशिश करो।
हो गया? Yes, sir. Yes, sir. क्या आंसर आया? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए मुझे निकालना है, ठीक है। C/3 into √2/√3. देखते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए हो जाएगा C/VA, यही VA ढूंढना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी, ये हो जाएगा C/C/3, दैट इज 3, हाँ है ना? Yes, sir. अब बोला है कि जब लाइट रे रिफ्रैक्ट करता है फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी, तो मीडियम ए में 45 डिग्री बनाता है और मीडियम बी में 60 डिग्री बनाता है। यस सर। तो हम क्या लिखेंगे, म्यू ए इंटू साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू म्यू बी इंटू साइन 60 डिग्री, ऐसा लिखेंगे। यस सर। म्यू ए को हम लोग लिख देंगे, म्यू ए मानो ठीक है, जो भी है देखते हैं, म्यू ए रहने दीजिए ऐसे। साइन 45 को 1/√2 लिख देंगे, म्यू बी को 3 लिख देंगे और साइन 60 को √3/2 लिख देंगे। ऐसा लिख देंगे। यस सर। तो यहाँ से म्यू ए मुझे मिलेगा 3√6/2, यस सर। मिलेगा ऐसा। और म्यू ए क्या है, C/A है, C/VA, 2C/3√. तो यहाँ से हम लिख देंगे C/स्पीड ऑफ लाइट इन ए इज इक्वल टू 3√6/2। तो हमें मिल गया स्पीड ऑफ लाइट इन ए इज इक्वल टू 2C/3√6। आया समझ में? हाँ सर। कर लो जिसको Yes, पता है। sir. Yes, sir. आया सर आंसर। सर मैंने थोड़ा अलग मेथड से किया है, मैंने लिखा मतलब साइन 45 अपन साइन 60 इज इक्वल टू VA/VB। की बात है। हो गया सबका लिखा हुआ? यस सर। लिख दिया सबने? यस सर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। चलो बाय। Thank you, sir. थैंक यू Bye, sir. सर, बाय सर।